लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, मोलर मास, एवरेज मास। ओके, उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है मोल और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। उसमें थोड़ी सी लास्ट लेक्चर वाली थी, उसमें फॉर्मूला मास में हमने लास्ट में डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला मास यानी कि वो हमारा एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास ही है, मोलिकुलर मास ही है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला मास ओनली फॉर किसके लिए होते हैं, जो स्पीशीज हमारे लिए होती है सॉलिड वाली, उसके लिए। और जो लिक्विड सॉलिड में सब में मोलिकुलर मास आता है। वैसे ही फॉर्मूला मास में क्या हमने लर्न किया था कि हमारे पास जो NaCl होता है, NaCl, तो उसमें ये अलग नहीं हो सकते। मींस कि हमारे पास अगर हम इसे Na+ और Cl- ऐसे अलग होते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें इसका मोलिकुलर मास हम ऐसे ही डिसाइड करते थे, लेकिन इसको फॉर्मूला मास कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये NaCl होता है ना, वो 3 डायमेंशनल में होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला हमें पता ही नहीं होती है, तो हम लेते हैं ऐसे। ओके, तो चलो हम देखते हैं। ये हमारे पास एटम है Na का, NaCl में कैसे होता है Na का, उसके जो कंबाइन वाला ये नियर में होगा अट्रैक्शन में, Cl के एटम होगा Cl का, Cl के Na+ के नियर में Cl के 6 एटम क्लोज से अटैच होते हैं। ये Cl- Cl- और Cl-। ओके, यानी कि Na के साथ 6 Cl जॉइंट है, और हर एक Cl यानी कि ये Cl वाला है, ये Cl, वो सब Cl के साथ में 6 Na+ होते हैं। कितने? 6 Na+, यहाँ पे Na+ और Na+। अब देखो, जो हमारे पास Na था, Na के साथ 6 Cl जॉइंट होते थे, Cl के साथ Na6 यानी कि सोडियम के 6 एटम्स जॉइंट होते हैं क्लोज में। तो हमारे लिए डिफिकल्टी वही थी कि अगर NaCl की फॉर्मूला लिखी जाए, NaCl का जो है तो इसे कैसे लिखेंगे, Na6Cl लिखे या NaCl6 लिखे या फिर दूसरा कुछ Na3Cl3, जैसे Na के साथ कौन सा Cl जॉइंट था, Na के साथ ये Cl जॉइंट है, ये 2 3, ये कौन सा? अगर चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि इस Na के साथ ये 6 Cl जॉइंट है, यानी कि हम NaCl6 लिखे, तो लेकिन उसके बाद ये सोडियम किसके साथ जॉइंट होता है? तो चलो हम ये ले लेते हैं कि ये सोडियम के ये यहाँ पे 6 सोडियम है, उसके साथ ये Cl जॉइंट है, तो ये आएगी। लेकिन वो हमें पता चला नहीं, इस वजह से साइंटिस्टों ने वो प्रूव किया कि इसकी फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे NaCl, और उसका होगा फॉर्मूला मास, जिसको हम मोलिकुलर मास से कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही Na का हम जो मोलर मास वाला है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी कि इसके सबके जो एटॉमिक मास है इन दोनों का, Na+ का एटॉमिक मास प्लस Cl- का एटॉमिक मास, दोनों को प्लस कर दो, जैसे कि Na+ का एटॉमिक मास प्लस किसका आएगा, Cl- का एटॉमिक मास, यानी कि मोलर मास, दोनों को प्लस कर दो, यानी Na का 23U प्लस इसका 35.5U, टोटल कितना होगा 58.5 होगा ना, 5U या फिर AMU। ओके, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला मास, यानी कि फॉर्मूला मास है वही मोलिकुलर मास है, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना था कि इसमें 3D में फिगर होती है, इसके साथ हर एक Na के साथ 6 Cl जॉइंट होते हैं, और Cl जो होते हैं वो Cl के साथ हर एक 6 Na+6 जॉइंट होता है। ओके, और 3D में यह फिगर आपको दी हुई है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब उसके बाद हमें टॉपिक समझना है, वो है मोल कॉन्सेप्ट और मोलर कॉन्सेप्ट, यानी कि मोलर मास। ओके, मोल
concept and molar mass, ये दोनों वर्ड्स हमें समझने हैं। ओके, चलो मोल कॉन्सेप्ट यानी कि क्या है, मोल कॉन्सेप्ट यानी कि क्या है। चलो तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स एटम्स है, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स, वो सब एटम्स जिसकी साइज बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। वो स्मॉल होंगे तो उसके पार्टिकल्स, उसके अंदर जो इन्वॉल्व वाले पार्टिकल्स है वो तो बहुत ही छोटे होंगे। ओके, तो इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि चलो हम एक्सप्लेन एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर हम बाजार में जाते हैं और हमें बनाना लेना है, बनाना, तो हम उससे बोल सकते हैं कि मुझे 1 डजन बनाना दीजिए, 1 डजन बनाना दीजिए। ओके, यानी कि 1 डजन बनाना चाहिए, 1 डजन बनाना चाहिए, तो वो हमें कितनी आइटम्स देगा, कितना बनाना देगा, यानी कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होगा, 12 नंबर्स, यानी कि 12 आइटम्स। ओके, 1 डजन में कितने केले आएंगे, 12 आइटम्स। अगर हम बोला जाए कि 1 क्रॉस बनाना दीजिए हमें, 1 क्रॉस, तो वो हमें 20 आइटम्स देंगे। अगर हम वहां पे जाके बोले कि हमें 1 ग्रोस बनाना दीजिए, तो उसमें हमें वो देगा 144 आइटम्स। आप बुक स्टोर पे जाए तो वहां जाके बोले मेरे को 1 डजन पेन दीजिए, 1 डजन मार्कर दीजिए, तो वो आपको 12 नंग देगा, यानी कि 12 आइटम्स, यानी कि 12 पेन, 12 मार्कर देगा। अगर आपको ये समझ में आए 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, 1 ग्रोस इज इक्वल टू 20 आइटम्स, 1 ग्रोस इज इक्वल टू 144 आइटम्स। ओके, अगर आपको हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर आपको NaCl लेने जाना है, तो आप वहां जाके बोलोगे कि मेरे को 1 डजन NaCl दीजिए, 1 क्रॉस NaCl दीजिए, 1 ग्रोस NaCl दीजिए, तो वो क्या करेंगे, ऐसे होता है कि 1 डजन या फिर 1 क्रॉस बोलते हैं। 1 क्रॉस हमें क्या चाहिए, NaCl। चलो तो वो क्या करेगा कि आपको क्या देगा, वो बोलेगा कि चलो Na प्लस को 20 के जो एटम है उसे 20 ले जाओ, और फिर Cl के जो एटम है उसको भी 20 ले जाओ, यानी कि NaCl के दोनों के 20 ले जाओ एटम्स, ऐसे कैलकुलेट करके दे देगा। नहीं, वो तो बहुत ही स्मॉल होते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल वाला, तुम्हारा था स्पेक्ट्रोमेट्री वाली जो टेक्निक थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आपको बायोलॉजी में आता है, आपको सूक्ष्म बहुत ही स्मॉल वाला होगा एलिमेंट, वैसे भी देखने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करोगे फिर भी आप नहीं देख पाओगे, वो बहुत ही स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो क्या करेगा, उसको वाला क्या करेगा, ऐसे करके वो गिन गिन के आपको देगा 20 तक। नहीं, इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे 1 डजन केले लेने जाते हैं, पेन या ऐसे, तो डजन यानी कि वो 12 ले सकते हैं आइटम्स, क्रॉस यानी 20 यानी 144। अगर हमें हमारे केमिकल्स कंपाउंड चाहिए तो उसमें हम NS यानी कि क्रॉस, ग्रोस या डजन का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए यूज होता है मोल, जो हमने ऐसा यूनिट में पढ़ा था। ओके, हमारे 7 ऐसा यूनिट है, उसमें से 1 ये यूनिट है मोल। ओके, तो मोल यूज होता है, इसको हम मेजर करने के लिए मोल का यूज करते हैं। और मोल का ये मोल को ऐसे हम लिखते हैं, उसका सिंबल लिखने के लिए हमें ये ई को निकालना पड़ता है, मोल को सिंबल में ऐसे लिखते हैं। ओके, यानी ऐसा यूनिट मोल, और इसका सिंबल है MOL। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये है क्या मोल, तो पहले याद रखो, अगर मोल को फाइंड करना है तो हमें जिसका भी मोल फाइंड करना है उसका वेट पता होना चाहिए, वेट बाय मोलेक्युलर मास या फिर मोलर मास। ओके, या फिर
मोलिक्यूलर मास। ओके, इन दोनों में से कोई भी हमें एक पता होना चाहिए। ओके, डन। चलो, ये तो फॉर्मूला है, हमें पता है, लेकिन हमें अभी भी मोल क्या है, मोल कहां से आया, वो पता है नहीं। तो इससे पहले वाले हमने जब भी एटॉमिक मास, मोलर मास कैलकुलेट किया था कि वो कहां से आया था, 19वीं सेंचुरी से पहले हम हाइड्रोजन का जो समस्थानिक था उसको स्टैंडर्ड गिन के उसके कंपेयर में दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और मोलर मास कैलकुलेट करते थे। लेकिन 1961 सेंचुरी के बाद हमने कार्बन 12 यानी कि कार्बन के जो आइसोटॉप्स थे, कार्बन के आइसोटॉप्स C12, C13 एंड C14, उसमें से कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड गिन के उसके कंपेयर में मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था और उसका यूनिट था AMU। उसको फिर रिप्रेजेंट किया था यूनिफाइड मास से। यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही है। मोल को हम कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड गिन लिया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड गिन लिया। फिर हमारे पास वो टेक्निक थी, मेथड, स्पेक्ट्रोमेट्री वाली मेथड थी, उसके हिसाब से कार्बन 12 का वेट निकाला, यानी कार्बन 12 में 1 कार्बन का वेट निकाला। तो हमें 1 कार्बन का वेट इन ग्राम में निकाला। वो हमें वेट मिला 1.99242648, ओके, इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सरसाइज में पीछे की साइड 1.13 समथिंग में पूछा गया है कि 1 कार्बन का वेट, यानी वेट या फिर मास की बात करें, किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया गया, स्पेक्ट्रोमेट्री वाली हमारी टेक्निक थी ना, उससे उसने वेट मेजरमेंट और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज निकाली। 1 कार्बन की वैल्यूज कितनी मिली, 1.992648 into 10⁻⁻23। ओके, चलो इसको निकाल देता हूं। अब हमें देखना क्या है, ओके, चलो अब हमें देखना है कि चलो हमें 1 ग्राम तो मिल गया है, लेकिन हमें जानना क्या था कि चलो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है। तो हमें पता है कि कार्बन 12 यानी कि कार्बन का आइसोटॉप्स है ना, कार्बन 12 इन प्रेजेंट amount of present in particles, okay, in amount of particles, okay, particles बोल सकते हो या फिर हम एटम्स बोल सकते हैं, ओके, यानी कि हमारे पास जो कार्बन 12 है, कार्बन 12, चलो हम उसका आइसोटॉप्स की बात करें, ये कार्बन 12 है, C12, इसकी जो अंदर की साइड जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे हम 1 मोल बोलते हैं। कितना, 1 मोल, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू कार्बन 12 के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसके जो नंबर मिलता है, उसकी टाइम्स वो वैल्यूज को हम 1 मोल बोलते हैं। सर आपने बता दिया कि कार्बन 12 के प्रेजेंट ऑफ अमाउंट, यानी कि पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट है उससे हम क्या बोलेंगे, 1 मोल, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि कार्बन 12 में कितने प्रेजेंट है, ओके। तो इसके लिए तो हमने स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से हमने कार्बन का वेट निकाला, यानी कि 1 मोल कार्बन इन मास, यानी कि 1 मोल कार्बन इन किसका मास या फिर वेट, 1 कार्बन का वेट कितना मिला हमें, तो 1.992648 into 10⁻⁻23। चलो ये तो हमें मिल गया, ओके, कितना, और ये काम कितना था, यहाँ पे ग्राम इसका यूनिट था। अगर हमारे पास 1 मोल है यानी कि इसमें 1 कार्बन है,
इसमें जितने कार्बन होंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक कार्बन का वेट कितना होता है, मास, यानी कि इतना होगा 1.992648 into 10⁻⁻123। अगर हमारे पास कितना है, कार्बन 12 है, 12 का मास कितना होगा, 12 ग्राम। 12 ग्राम में हमारे पास कितने मोल होंगे, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। ओके, मोल तो एक ही है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, यानी कि 1 मोल कार्बन इन वेट, यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन है, उस 1 कार्बन में पार्टिकल्स इतने होते हैं, इतने वेट में होते हैं, इतने इसमें समा सकते हैं। तो हमारे पास 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में कितने, ओके चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन 12 को यहाँ पे जाने देते हैं, वहां पे 1 था, यहाँ पे 12 आया। ओके, इसको नीचे की तरफ लेते हैं, इसको यहाँ पे जाने देते हैं। ओके, इसको नीचे की तरफ लाओ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1.99। अगर यहाँ पे हमें फाइंड करना है तो उसमें x बोल देते हैं, तो ये x वहां जाएगा, x इज इक्वल टू ये 12 यहाँ पे आया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन ये हमें फाइंड क्या करना है, x को। तो पहले हमें यहाँ पे देखने जाए तो हमारे पास जो 1.992648 है इंटू 10⁻⁻23 क्रॉस। ओके, तो फिर हमने क्या करा, हमें फाइंड x करना है, इसको कहाँ ला दिया, नीचे की साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ओके, चलो तो अब इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने जाओगे तो इसको यहाँ से नियरली हमें आंसर कितना मिलेगा पता, 6.022। ये अपर साइड जाएगी तो 10⁻⁻23 थी, वो प्लस हो जाएगी, यानी कि 23 एटॉम्स। ओके, ये वैल्यूज हमें आई 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो ये हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कार्बन का लेते हैं, यानी कि 1 मोल कार्बन में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स, यानी कि कितने पार्टिकल्स, एटम्स या पार्टिकल्स किसमें होते हैं, 1 मोल कार्बन में। अगर ये तुम्हें पता चल गया, चलो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1 मोल H2SO4, तो क्या होगा, तो 1 मोल H2SO4 यानी कि H2SO4 का जो हमारे पास एटम होगा, जिसकी भी बात कर रहे हैं, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 1 मोल NaCl। इसका मतलब क्या होता है कि NaCl का जो हमें वेट मोल लिया है, उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 1 मोल HNO3। कोई भी कंपाउंड है जिसका मतलब मोल का बोला जाए तो उसमें कितने पार्टिकल्स है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, क्योंकि वो पार्टिकल्स इसको, अगर चलो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स है, यानी कि पार्टिकल्स। इसको लिखो, पॉइंट को ऐसे हटा देते हैं, 6.022 है, 23 है ना, यानी कि 1 2 3 0 2 2 3 चलेगी, अभी भी 20 0 बची है ना, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी कि ये कितनी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आई। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे पास वैल्यूज आई है इतनी ज्यादा वैल्यूज। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 6.02222 इतने H2SO4 के पार्टिकल्स हमारे पास है, इतने NaCl है, इतने HNO3 है। तो ओके, समझ में आ गया कि ये हर बार बड़ी डिजिट लिखनी नहीं पड़ती, तो उस हिसाब से इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, मोल में। ओके, जैसे कि आपको जब आप अपनी किसी भी शॉप पे जाते हो, जनरल स्टोर पे, और वहां के जाके आपको गेहूं या फिर बाजरी कुछ भी खरीदना है, ओके, तो आप वहां पे जाके क्या बोलोगे कि चलो मेरे को छोटे छोटे उसके जो टुकड़े होते हैं पार्टिकल्स, तो आप वहां पे जाके बोलोगे मेरे को चलो क्या बोलते हैं, आपको गेहूं लेना जाना है, तो आप बोलोगे वहां पे मेरे को गेहूं के 100 पार्टिकल्स दीजिए,
जो छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं वैसे ही बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे 1000 लीजिए, नहीं ना, आप वहां पे क्या बोलेंगे 1 kgs 2 kgs 3 kgs, ओके, ऐसे बोलते हैं ना, उस हिसाब से ही तो हमें पता चल जाता है कि वो कैसे हुआ है, पता है। तो क्या आप लोग बोलते हो कि चलो मेरे को, आप वहां पे जाके बोलो कि मेरे को 3000 पार्टिकल्स चाहिए गेहूं के, तो उन लोगों को क्या करते हैं, वो जैसे गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं, नहीं, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग एक बार से कैलकुलेट कर देते हैं, एक बार उसने कैलकुलेट कर लिया होता है, यानी कि वो किसकी स्टैंडर्ड गिन के उसने बोला, उसने कैलकुलेट किया होगा कि चलो भाई 0.5 kgs है या फिर 1 kgs में 6000 पार्टिकल्स आते हैं, यानी कि 1 kgs आपको गेहूं चाहिए 1 kgs, तो उसमें 6000 पार्टिकल्स आते हैं, तो आपको कितना चाहिए 3, तो वो क्या करेगा, वो आपको 1 kgs 1/2 kgs आपको वो मेजर करके दे देगा और बोलेगा गिन लेना, इसमें इतना ही आता है। समझ में आया? क्योंकि तो हर बार इसे ऐसे गिन नहीं सकते, वो टाइम भी वेस्ट होता है, उस हिसाब से उसे कोई किसी एक को स्टैंडर्ड गिन के, यानी कि 1 kgs में इतना आता है, या फिर वो उसे मेजर किया होता है 1 kgs यानी कि इतना ही होता है, हमने वो डेफिनेशन भी देखी थी ना, ओके, उसके हिसाब से 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के गिन लिया। चलो फिर क्या हुआ, ये 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स। इसका एक साइंटिस्ट था, उसके सम्मान के लिए, उसकी जो सम्मान के लिए इसको 1 एवोगैड्रो इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला गया। इसको क्या बोला, 1 मोल इज इक्वल 6.022 क्रॉस 10⁻23 एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि आपको पूछा जाए एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23, इसको ही एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला गया उसके सम्मान के लिए, और इसका सिंबल है Ma, ओके, याद रखना एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह यूज होती है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे जीनीट में कैसे पूछा जाता है, ओके, ये हमारे पास पार्टिकल्स है, ओके, आपकी एग्जाम में भी कैसे पूछा जाता है, ओके, तो चलो अब फाइंड करते हैं। आपको एग्जाम में मोल पूछा जाता है, चलो मोल, इतने मोल से उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई एटम में कितने पार्टिकल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। चलो आपकी टेक्स्ट बुक में मैं देखता हूँ उसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है शायद आपको, तो एक्सरसाइज नंबर देखिए 1.33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1.33 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने बोला था ना 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं उसे। ये 1 मोल में आपको कैलकुलेट करना है, आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने को बोले तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो पहले आप देख सकते हो आपको एग्जाम में वेट दिया होगा, आपको एग्जाम में मोल भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मोल NaCl में एटम्स कितने हैं, पार्टिकल्स कितने हैं, कैलकुलेट कीजिए। तो आपको पता है डायरेक्टली 2 मोल दिए हुए हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स, और 2 मोल दिए हुए तो 2 मोल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2 से 6.022 into 10⁻23, तो आंसर मिल गया 12.044 into 10⁻23, ये हुआ। ये तो चलो आपको मोल दिया हुआ है,
आपको मोल दिया हुआ है ना, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर वेट दिया होगा तो मैंने बताया था ना, आपको बोला था, पता है, मोल। ओके, इसका देखो ये मैं कोई किसी बार मोल MOL लिखता हूँ, MOLE लिखता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप। मोल इज इक्वल टू वेट, WET, वेट बाय मास। लेकिन किसका वेट? जिसका मोल फाइंड करना है उसका वेट, जिसका मोल फाइंड करना है इसका वेट, इसका मास। ओके, समझ में आ गया? यानी कि अगर हमें जिसका यहाँ पे देखा जाए, आपको बोला होगा यहाँ पे शायद, चलो 46 ग्राम NaCl, 46 ग्राम NaCl में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए। तो चलो, आपको पता है, आपको यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो पहले तो मोल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 1 मोल की वैल्यूज है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करते हैं m इज इक्वल टू वेट बाय मास। तो वेट बाय मास ये मोल है। ओके, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मास। तो वेट किसका? तो जिसका फाइंड करना है उसका 46। अब यहाँ पे देखो, ये m यानी कि मोलेक्युलर मास, ये मास है, लेकिन ये कौन सा मास है पता है ना? मोलेक्युलर मास हो, मास। ओके, मोलेक्युलर मास NaCl का कितना होता है? तो कैलकुलेट, आपको पहले इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। NaCl, तो Na का 23, Cl का 35.5, यानी कि यहाँ पे क्या आया 58.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवीजन कर दो, डिवीजन जो भी हमें आंसर मिलता है यहाँ पे समथिंग आएगा 1 जो भी आंसर आता है, ओके, वो कैलकुलेट कर लीजिए। वो आपको क्या मिलेगा? मोल। जो आंसर आता है मोल, उससे हम क्या मल्टीप्लाई, मोल मिल जाएगा। तो मोल मिल गया, उससे हम हमारा जो एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आता है इसको हम ए बोल देते हैं। तो यानी कि अब हमें जो एटम्स कैलकुलेट करने हैं, जो आंसर आता है ए इनटू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से रिलेट कर दो, जो आंसर आता है वो हमारा पार्टिकल्स एटॉम मिल जाएंगे। ओके, तो चलो, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, तो पहले वाला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, क्या है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, डायरेक्टली आपको बोला है 52 मोल्स। फर्स्ट वाला 52 मोल्स ऑफ आर्गन, तो आपको डायरेक्टली मोल्स बोल दिया है ना, मोल्स दिया है या वेट दिया हुआ है? मोल्स दिया हुआ है, तो आपको कुछ दिक्कत है नहीं, उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 into 10⁻23, आंसर मिल जाएगा। ओके, दूसरा वाला है, दूसरा वाला बाद में, तीसरा वाला करो। तीसरा वाला क्या है? 52 ग्राम ऑफ He। ओके, ये हो गया थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड वाला बाद में करते हैं। तो 52 ग्राम हीलियम वाला है। ओके, यहाँ पे देखो, ये इसका जैसा ही हो गया। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसमें हम पहले फाइंड करेंगे मोल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिक्यूलर मास, वेट 52, और हीलियम का मोलिक्यूलर मास कितना होता है? 4। ओके, तो इसको हम देखो 13 आ जाएगा। ये 13 हमें क्या मिला? हमें ये मोल मिल गए, तो 13 मोल मिल गए, 13 मोल। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि मोल, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो मोल कितना मिला? 13, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, जो भी आंसर आता है वहां पे लिख देने का। ओके, तो ऐसे आंसर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? एटम्स। ओके, उसके बाद सेकंड वाला आपको अच्छे से समझना है। सेकंड वाला क्यों? क्योंकि सेकंड वाला में आपको जो भी U में दिया हुआ है, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, आपको 52 दिया हुआ है, शायद 52 ही है ना? हाँ, सब में 52 ही है, लेकिन फर्स्ट वाले में मोल्स दिया हुआ, सेकंड वाले में U, और थर्ड वाले में ग्राम। आपको पता है मोल्स दिया हुआ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वेट दिया हुआ है ग्राम में, तो
तो उसे बाद में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिवीजन कर दो। यहाँ पे अगर वेट दिया हुआ है तो, और थर्ड वाला आपको U दिया हुआ है, U यानी कि एटॉमिक यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास, ये U यानी क्या है, यूनिफाइड मास, ओके, AMU। चलो अब हमें क्या करना है, हमें 52U दिया हुआ है, किसका, हीलियम का, ओके। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 हीलियम इज इक्वल टू कितने होते हैं, 4U होते हैं, ओके। तो 50U इज इक्वल टू कितने होंगे, तो वो हमें कैलकुलेट करना, यानी कि इससे उल्टा हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें दिया हुआ क्या है, 4U इज इक्वल टू 1 एटॉम्स, ओके। तो हमारे पास 50U इज इक्वल टू कितना होता है, ओके, यानी कि 4U बराबर है 1 एटॉम्स, तो 50U दिया हुआ कितना होता है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ला लो, x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे 1 इंटू 52 अपॉन 4, तो 13 एटॉम्स मिल जाएगा, ओके। ये तीनों खास याद रख लेना, ऐसे 52 वाला ही पूछा नहीं जाता, सब जगह हीलियम ही दिया जाता, ऐसा नहीं होता, ओके। इतना पहले याद कर लो, उसके बाद हम डेफिनेशन वाला लिखते हैं, ओके। ओके डियर स्टूडेंट, अब मोल तो हमने लर्न कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट वाला हो गया, मोलर मास किसे बोलते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम इज कॉल्ड टू मोलर मास। जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो 1 मोल को हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1 मोल हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसका हम ग्राम में करेंगे, उसका मोल को हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, तो इट्स कॉल्ड टू मोलर मास। ये तो सिंपल है, ओके। जिस मोलर मास को हम 1 मोल को कैलकुलेट करते हैं ग्राम में, तो वो मोलर मास हो जाता है, ओके। तो वो आपको पता है, मैंने लास्ट में बोला था, अगर पानी की मैं बात करूं कि H2 में वाटर है हमारे पास, तो वाटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं, H2O वाटर इन, अगर आपको नंबर कैलकुलेट करने को बोले कि 1 मोल वाटर इन नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए, तो हमें डायरेक्टली पता है 1 मोल हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो मोल इनटू वैल्यूज 1 दी हुई है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू 10⁻23, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6.022 10⁻23, आपके पास कैलकुलेटर हो तो बाजू में रखिए कैलकुलेट करने के लिए, ओके। ये 1 मोल H2O का 1 मोल NaCl का बोला जाए तो आपको वैसे ही करना है, आपको ये मोल की जगह वैल्यू रखनी है, तो वो 1 ही आएगी, ओके। अगर 1 मोल NaCl, 1 मोल H2SO4, 1 मोल HNO3 कोई भी बोला जाए, तो आपको मोल की वैल्यू यहाँ रखनी है, और ये एवोगैड्रो नंबर वाला, ओके। तो आपको ऐसे एग्जांपल भी दिए जाएंगे, अगर इस मोल की जगह वेट दिया गया होगा तो भी आपको पता है, आपको भी आप क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा, मोल यानी कि वेट बाय मास, वेट किसका, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका वेट, उसके बाद मास, मोलिकुलर मास किसका, उस एलिमेंट्स का, ओके। आपको मोल मिल जाएगा, मोल में से आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो, और Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, ओके। ये लिख लो, उसके बाद वाला इसके बाद करते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद अब हमें टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज वाला, परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन वाला, ओके। तो वो आप देखो, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। पहले तो इसमें थियरी दी हुई है, तो थियरी में सिर्फ उसने समझाया है, एक्सप्लेन किया है ऐसे ऐसे होता है। थियरी कभी हमें एग्जाम में पूछी जाती नहीं है, ऐसे हमें सिर्फ समझना क्या है, उसके एग्जाम्पल। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स दिया हुआ है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी, तो उसमें जो एलिमेंट्स है उसका मास के परसेंटेज हमें समझने कितने
परसेंटेज होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल तो हम वाटर में कितने एलिमेंट्स है? तो क्या ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो इनके मास है, इनके मास के परसेंटेज कितने वो हमें फाइंड करने हैं। ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, तो इसमें हमें देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास परसेंटेज कितने कितने होते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के मास परसेंटेज, अगर मैं इथेनॉल CH3CH2OH, तो अब देखो यहाँ पे कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, तो उनके परसेंटेज हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो देखो चलो पहले हम फाइंड करते हैं पानी का। कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, फाइंड क्या करना है, मास ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे अपर साइड जो मोलेकुलर मास आएगा वो एलिमेंट्स का, या फिर कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स मोलेकुलर मास। ओके, यानी कि जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है, ए या कोई भी, उस कंपाउंड में जिसका मोलर मास हमें परसेंटेज में जो कैलकुलेट करना है, उसका हमें यहाँ पे मोलेकुलर मास लिखना है, टोटल मोलेकुलर मास उसका। ओके, नीचे की साइड क्या आएगा, जो कंपाउंड दिया है, कंपाउंड या फिर सब्सटेंस, टोटल मोलेकुलर मास। ओके, शॉर्ट में लिखता हूं, चलो फुल लिख देता हूं। इनटू 100 परसेंटेज होते हैं, वो किसमें से होते हैं, 100। ओके, चलो सपोज समझो यहाँ पे मेरे को पानी का है, पानी की बात कर, पानी में से दो एलिमेंट्स है, तो पहले मेरे को किसका कैलकुलेट करना है, मोलेकुलर मास, यानी कि मास ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन, यानी कि मैं हाइड्रोजन के मास ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपाउंड इन प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट्स मोलेकुलर मास, हमारा कंपाउंड क्या है, वाटर है, तो वाटर के अंदर की साइड प्रेजेंट कितने हाइड्रोजन है, उसके मोलेकुलर मास। तो यहाँ पे हम नंबर, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का, अब शॉर्टकट में लिखता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो मोलेकुलर मास। ओके, हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास अपॉन कंपाउंड का टोटल मोलेकुलर मास। कंपाउंड कौन सा है यहाँ पे, H2O, यानी कि वाटर का, H2O का मोलेकुलर मास इनटू 100। चलो हमें फाइंड किसका करना है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास 1, H2O का टोटल कितना होता है, तो H2O का पहले मोलेकुलर मास, यानी कि हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, टोटल यानी 2 + 16 यानी कि 18 AMU। तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 इनटू यहाँ पे 100, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, 2/18 इनटू 100, यानी कि हमें आंसर मिलेगा 11.11। ये हमारे पास मास ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन के, किसमें, वाटर में हाइड्रोजन के परसेंटेज, मास ऑफ परसेंटेज होते हैं 11.11। उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं, इसको निकाल देता हूं। अब दूसरा कौन बचा हुआ है, मास ऑफ परसेंटेज, यहाँ पे देखने जाए तो मास ऑफ परसेंटेज ऑक्सीजन बाकी है ना, ऑक्सीजन। ओके, इज इक्वल टू,
अब डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 16 अपॉन H2O का मोलिकुलर मास है 18 ओके इनटू 100 डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स मोलिकुलर मास एलिमेंट्स यानी कि जिस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो मैंने ऑक्सीजन एक है इसका 16 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा था वो 2 था और हाइड्रोजन का 1 था और यहाँ पे टोटल मोलिकुलर मास कंपाउंड यानी सब्सटेंस का है यहाँ पे 18 वो सेम ही रहेगा एंड सिर्फ चेंज होगा जिसकी बात कर रहे हैं वो यानी कि हमें यहाँ पे आएगा 16 by 18 into 100 ओके 16 by 18 लीजिए into 100 कर दीजिए 16 by 18 यानी आएगा 0.888 और इसका उसके बाद 100 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 18.8888 ओके। तो ये देखो अब हमें जो भी हमारे पास वाटर है वाटर में यानी कि H2O में हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ मास 11.11 और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास 18 यानी कि 88.88। अब देखो दोनों का सम कर दीजिए इनका और इनका टोटल होता है 100 ऑलवेज कोई भी कंपाउंड दिया होगा या सब्सटेंस दिया होगा उनके टोटल परसेंटेज 100 होते हैं यानी कि कितना भी पानी ले लो 5 लीटर 10 लीटर 1000 लीटर उसमें ऑलवेज हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने होंगे 11.11 और उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन के 88.88 होंगे। कोई भी जगह पे जाए कहीं पे भी जाए कितना भी पानी ले थोड़ा ले ज्यादा ले ये फिक्स ही होता है। अगर हम 5000 लीटर यानी कि 5000 लीटर हम वाटर लेते हैं तो उससे 5000 का 11.11 निकालो इतने हाइड्रोजन उसका 88.88% निकालो उतने ऑक्सीजन होते हैं। ओके समझ में आ गया ये था हमारे लिए पानी में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथेनॉल हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है इथेनॉल ओके तो मैं इथेनॉल यानी कि यहाँ पे ओके तो ये निकाल देता हूं। चलो इथेनॉल यानी कि इसकी बात करता हूं ओके इसका नेम क्या होता है इथेनॉल ओके इथेनॉल इन प्रेजेंट व्हाट इज द प्रेजेंट इन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल यानी कि आपको क्या करना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल यानी कि इथेनॉल के अंदर की साइड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परसेंटेज ऑफ मास कितने हैं वो कैलकुलेट करने हैं। पहले तो आपको देखो आपके पास फॉर्मूला है तो पहले आपको जो भी कंपाउंड या सब्सटेंस दिया हुआ है उसका मोलिकुलर मास इथेनॉल दिया हुआ है तो पहले कैलकुलेट कीजिए इथेनॉल मोलिकुलर मास। पहले फॉर्मूला क्या है उसकी C2H5OH है ना OH ओके यानी अगर C2H6 वो मैंने अलग अलग लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये दोनों कार्बन और ये 5 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ओके टोटल यानी कि 2 कार्बन है हमारे पास एक का 12 ओके हाइड्रोजन कितना है 5 हाइड्रोजन एक का 1 यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 आप यहाँ से भी कर सकते हो ओके ये 24 ये 5 ये 16 प्लस 1 ओके ये 21 22 22 है 26 यानी आएगा 46 AMU ओके आपके पास अगर ऐसे नहीं कर कैलकुलेट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या मिला 46 AMU ओके चलो उसके बाद आप पहले ये मिल गया फर्स्ट वाला स्टेप हमें ओके 46 मिल गया। उसके बाद हम मास को परसेंटेज पहले किसका कैलकुलेट करेंगे कार्बन का कैलकुलेट करते हैं ओके मास ऑफ परसेंटेज इज कार्बन ओके डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे कितने हम कार्बन के हैं तो कार्बन कितना है हमारे पास यहाँ से देखो C2
यानी कि 2 कार्बन, ओके, डिवाइडेड अपॉन इसका टोटल मास कितना मिला हमें, यानी टोटल मोलिकुलर मास 46 कंपाउंड सब्सटेंस का 46 100, ओके, यहाँ पे 2 कार्बन का 12 अपॉन 46 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हो, कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्टली। ये 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 यानी कि 52.17 आएगा। 52.17% कार्बन का आया। वैसे के वैसे ही ये फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला मास ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारा, टोटल हाइड्रोजन हो, ये 5 और 6 हो गए। यहाँ पे देखो ये 6, 3 और 2 5 और ये 6, यानी 6 हाइड्रोजन अपन टोटल मॉलिक्यूलर मास किसका, इथेनॉल का, यहाँ पे 100। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 6 1/46 into 1000 सॉरी 100 इज इक्वल टू, कर दो कैलकुलेट, 6/46 यानी कि आएगा 30.04 into 100 भी करना 30.04, ओके। ये हुआ हमारे पास मास ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन, ओके। थर्ड वाला हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन का बाकी ना, मास ऑफ परसेंटेज इन ऑक्सीजन, ओके, मास ऑफ परसेंटेज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, एक ही है ना, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन अपॉन 46 इंटू 100, ऑक्सीजन का कितना है 60 अपॉन 46 इंटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कैलकुलेट नहीं करना तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, इन दोनों का प्लस कर दो, इसको 100 में से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा 60/46, ओके, इंटू 100, ये हो गया 34.78, 34.78, ओके। अब तीनों का प्लस करो, 100 हो जाता है, 7 और 4 11 and 90 1 2 and 7 9, ये 2 3 5 4 9 3 1 4 99.90, ये नियर में आ गया 100 के, ओके। यानी कि परसेंटेज जो भी होते हैं वो 100 में से ही होते हैं, ओके। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया ऐसे ही, ओके। तो इसके बाद एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। पहले इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज वाला कैलकुलेट करेंगे, ओके। डन, थैंक यू।